कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी के लिए जो लोग भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम की। एक्चुअली में नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आज पता लगने वाले हैं जो कि शायद आपको आज तक नहीं पता थे। उन सारे एमसीक्यूज के बारे में भी पता करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीटीजीटी या फिर राजस्थान वाले एग्जाम की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं मोनू मधुकर ऑफिशियल, और उसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं कि एक्चुअली में नर्वस सिस्टम की अगर हम जब बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं एग्जाम्स के एमसीक्यूज को हम लेंगे और साथ में ही हम बात करेंगे उनके डिटेल्ड आंसर्स की। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया है वो ये है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन यहां पर एग्जामिनर इस तरीके से आपको बड़ा करने के लिए क्वेश्चन फंसाता है, लेकिन लास्ट में देखोगे तो ये लास्ट वाला इसी का आंसर आपको देना है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो वो क्या गिलियल सेल है, क्या वो मेनिंजेस है, क्या वो न्यूरॉन है, या फिर वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। सो राइट आंसर इज न्यूरॉन। न्यूरॉन आपका बेसिक फंक्शनल यूनिट है, और उसी तरीके से एक नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जो कि आपका किडनी की बेसिक यूनिट होती है। किडनी की बेसिक यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। उसी के बारे में न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि न्यूरॉन एक्चुअली में होता क्या है। न्यूरॉन में एक्चुअली में तीन चीजें आपको देखने को मिलती है। एक होता है आपका डेंड्राइट, जो कि ये आपका पेड़ जैसा स्ट्रक्चर, जैसे ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक बीच में आपका ये सेल बॉडी होती है जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, और एक आपका एक्सॉन होता है जो कि आपको लास्ट में देखने को मिलता है। तो जितना भी आपका प्रोसेसिंग, मेमोरी और कम्युनिकेटिंग का काम करता है नर्वस सिस्टम, वो आपका पूरा का पूरा न्यूरॉन करता है। नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा रिलाई करता है नर्वस न्यूरॉन पे। उसके बाद में और अगर देखें तो ये पूरा एक सर्किट से भरा हुआ होता है जिसके पूरे के पूरे आपके मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी में, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। सेंसेशन का काम करता है, मूवमेंट अगर कोई हो रही है, कोई थॉट, मेमोरी, फीलिंग वगैरह सब कुछ आपका न्यूरॉन पे डिपेंड करता है। अब उसी के साथ साथ में एक ग्लियल सेल्स जिसकी हमने बात करी आपके ऑप्शन में, जो कि आपके सराउंड करते हैं न्यूरॉन को और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं आपके जितने भी न्यूरॉन है उन सभी को। मेनिंजेस क्या होती है? मेनिंजेस आपकी मेम्ब्रेन होती है एक्चुअली में, जो कि आपके ब्रेन को कवर करती है और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। साथ में आपका सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? आपके ब्रेन में और आपके स्पाइनल कॉर्ड में एक फ्लूइड होता है चारों तरफ सराउंड करके हुए, वो आपका एक फ्लूइड होता है। ये तीनों ऑप्शंस को हमने डिस्कस कर लिया है। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूरॉन सेल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ये सारे ही एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप छोटे बेसिक से लेके आप एडवांस कोई भी यूपीएससी तक के लेवल में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो न्यूरॉन सेल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। क्या क्या पार्ट्स होते हैं इनके अंदर? तो क्या उसके अंदर एक्सॉन होता है, क्या डेंड्राइट होता है, न्यूक्लियस होता है? तो ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर, क्योंकि हमने पीछे भी डिस्कस किया। अगर हम इसके न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर आपके तीन बेसिक पार्ट होते हैं, जिसमें आपका सेल बॉडी होता है जो बीच में आपने देख रखा है ये वाला। उसके बाद में दो एक्सटेंशंस होते हैं, एक आपका एक्सॉन देखने को मिलेगा इधर की तरफ, एक डेंड्राइट देखने को मिलेगा वो इधर की तरफ। अगर हम एक्सॉन की बात करें तो ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करता है फ्रॉम द सेल। लेकिन अगर डेंड्राइट की बात करें तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रिसीविंग का काम करता है। तो डेंड्राइट आर द रिसीवर्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है आपका न्यूरॉन कम इन विच डिफरेंट टाइप्स। न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं? क्या वो सेंसरी होते हैं, क्या वो मोटर होते हैं, या स्केलेटल होते हैं, या ए एंड बी बोथ? सो राइट आंसर आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों हमने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। थोड़ा सा वीडियो को हम भी इंप्रूव करने की कोशिश करें, थोड़ा सा आप भी वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाओ। तो सेंसरी और मोटर दोनों ही न्यूरॉन होते हैं। अब उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वो एक्चुअली में होते क्या। तो सेंसरी अगर हम टाइप्स की बात करें
तो 3 टाइप के आपको न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे, एक आपके मोटर न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन और एक आपके इंटर न्यूरॉन देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कि सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस करते हैं, जैसे आपने किसी चीज को टच किया तो कोई भी सेंसरी ऑर्गन्स जो कि आपके ब्रेन तक आपके सिग्नल्स को पहुंचाता है उसको हम सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। उसी के साथ साथ जितने भी आपके सेंसरी न्यूरॉन है उनको हम एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, एफरेंट नर्व्स भी, एफरेंट नर्व भी हम बोलते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन को हम इफरेंट नर्व भी बोलते हैं। तो आपने सुना होगा कि मोटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलती, तो ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी और एम फॉर मोटर, तो इसको दोनों को अगर मैच कर लेंगे आप तो आप एफरेंट याद रख पाएंगे इजीली। तो मोटर नर्व है वो क्या काम करती है, आपकी मसल्स तक वापस से सिग्नल पहुंचाने का काम करती है, यानी कि ब्रेन से बॉडी तक। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड जो है वो आपका इंटर न्यूरॉन है, दे ओनली कम्युनिकेट विद अनदर न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ डू न्यूरॉन कम्युनिकेट विद वन अनदर, एक दूसरे से कैसे वो संवाद स्थापित करते हैं, इलेक्ट्रिकली करते हैं क्या केमिकली करते हैं, या फिर वो आपका रेडियो वेव की तरह करते हैं, या फिर ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो राइट आंसर इज ए और बी, वो इलेक्ट्रिकली और केमिकली दोनों तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। वो कैसे करते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्चुअली में एक्शन पोटेंशियल जो आपका केमिकल स्टिमुलेशन के द्वारा किया जाता है। अब ये किस तरीके से फ्लो करता है, आपका एक थोड़ा सा करंट जो फ्लो होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, पूरी सेल में करंट फ्लो होता रहता है एक्चुअली में, और जो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में गैप होता है एक्चुअली में वो दोनों अटैच नहीं होते, एक छोटा सा गैप होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरल साइनेप्स। उसी के बाद में जो वो साइनेप्स होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकली नहीं होता, उसके अंदर आपका केमिकली ट्रांसमिशन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसको हम केमिकली ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब वो आपके जो डेंड्राइड होते हैं वो रिसीव करते हैं, मैंने बताया था डेंड्राइड आर द रिसीवर्स, वो न्यूरो ट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स के द्वारा, और फिर वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि आपका, जिसको हम बोलते हैं आपका पूरा का पूरा करंट जो आपका फ्लो होता है। तो इस तरीके से चलता रहता है, बीच में स्टॉप भी हो सकता है, दोनों काम होते रहते हैं। व्हाट इज द कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, क्या वो एसिटल कोलाइन है, क्या गाबा है, क्या सेरोटोनिन है, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑल ऑफ दीज। आपका एसिटल कोलाइन, गाबा और सेरोटोनिन तीनों ही आपके न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये किस तरीके से काम करते हैं इनको भी देखो। जो एसिटल कोलाइन है वो आपका एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मीनिंग्स इट मेक्स सेल्स मोर एक्साइटेबल, बहुत ज्यादा एक्साइटेबल बनाने के लिए आपका एसिटल कोलाइन काम करता है। और ये आपका नर्व्स में बॉडी में फाउंड किया जाता है। और किस तरीके से ये काम करता है, स्टिमुलेट करता है ये मसल और ग्लैंड को, ग्लैंड और मसल को स्टिमुलेट करने का काम करता है। और ये आपका ब्रेन में भी पाया जाता है। और ये आपके डोपामिन जो कि एक अनदर न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामिन आपने हार्मोन सुना होगा, डोपामिन हार्मोन, ये भी आपका एक रिलीज रेगुलेट करने का काम करता है, वो आपका एसिटल कोलाइन है। अब जो आपका अल्जाइमर डिजीज होती है ये आपका शॉर्टेज ऑफ एसिटल कोलाइन है। तो अब जब शॉर्टेज ऑफ एसिटल कोलाइन होगी तो सीधी सी बात है कि डोपामिन कम होगा। तो डोपामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो वो आपकी अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट आपका गाबा, गाबा क्या काम करता है, गाबा आपका एक तरीके से, गाबा की अगर फुल फॉर्म देंगे देखें तो इसका आपका होता है गामा एमिनोब्यूट्रेट एसिड, जिसको हम गाबा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आपका एक इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है जो कि एक तरीके से आपके सेल्स को कम एक्साइटेबल बनाता है, कि ज्यादा अगर हो गया है कोई भी एक्साइटेबल चीज तो उसको कम करने का काम, यानी कि मसल के मेंटेनेंस में काम आता है कि कंट्रोल करो, मसल्स के ज्यादा अगर एक्टिविटी हो रही है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। वहीं पे सेरोटोनिन ये भी एक इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है दैट हेल्प्स टू ब्रेन रेगुलेट एसिटल कोलाइन रिलीज करने में ये हेल्प करता है। तो ये तीनों ही आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है एसिटल कोलाइन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्रोवाइड for communication between muscle and nerves. When there is a problem with the interaction between acetylcholine and the acetylcholine receptors site on the muscle, which condition can occur? तो क्या आपकी यहाँ पर आपको बीमारी देखने को मिलती है, कौन सी डिजीज देखने को मिलती है, तो एक आपकी है माइस्थेनिया ग्रेविस,
एक आपको देखने को मिलेगा बोटुलिज्म, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और ए और बी बोथ आर करेक्ट। तो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मिस्थेनिया ग्रेविस। तो मिस्थेनिया ग्रेविस आपकी होती क्या है एक्चुअली में, इसको देख लो। तो मिस्थेनिया ग्रेविस एक आपका इम्यून सिस्टम क्रिएट्स एन एंटीबॉडी दैट अटैक्स ऑन एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स ऑफ मसल। तो ये आपका एक खुद से ही एंटीबॉडी होती है जो कि अटैक कर देती है आपके रिसेप्टर्स पे। अब जब रिसेप्टर्स पे आपका अटैक करेगी तो वो आपके किसी भी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स जब काम नहीं करेंगे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट होने में, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने में वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, और उसी तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि आपका ड्रॉपिंग आईलिड्स और आपको वीकनिंग ऑफ आई मसल्स, फटीग देखने को मिलेगी मसल्स में ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे आपका जो सिग्नल है वो पूरा का पूरा नहीं जा पा रहा है। नेक्स्ट आपका है डोपामिन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। विच डिजीज एंड डिसऑर्डर रिजल्ट व्हेन द न्यूरॉन when the nerves in the body, neurons in the body और ब्रेन प्रोड्यूस डोपामिन डाई। मतलब कि डोपामिन की कमी से आपकी कौन सी डिजीज हो जाती है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो वो बहुत सारे आपके ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो राइट आंसर इज पार्किंसंस डिजीज। अब पार्किंसंस डिजीज को देख लेते हैं कि एक्चुअली में होती क्या है। पार्किंसन डिजीज आपकी तब होती है जब डोपामिन की कमी आपके बॉडी में देखने को मिलती है, तब पार्किंसंस डिजीज हो जाती है। इसमें आपका क्या होता है कि आपके न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स मर जाते हैं, या फिर बहुत सारे न्यूरॉन्स में आपकी एक्चुअली में इम्पैर्ड देखने को मिलेगी, न्यूरॉन इम्पैर्ड, कुछ कुछ आपके डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, या फिर एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि कुछ कुछ आपके सेल्स जो है वो डाई हो जाते हैं डोपामिन की कमी से। अब डोपामिन की जब कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर पार्किंसंस डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका सर्टेन मेटाबॉलिक डिजीज कैन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल पीपल विद डायबिटीज कैन डेवलप ए नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम कॉल्ड डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। सिंपल सा, अगर लास्ट का देखें क्वेश्चन को लंबा करने के लिए एग्जामिनर डालते हैं, तो ये सिंपल सा आपका है, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी के आपके कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं, तो पहला आपका कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, दूसरा आपका रैपिड हार्ट बीट, तीसरा आपका पेन इन फीट, और चौथा है आपका ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर आपका है ऑल ऑफ दिस। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी एक्चुअली में होता क्या है उसको समझ लीजिए। 5 में से 3 लोगों को और 10 में से 7 लोगों को, ये आपके जो भी डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको ये न्यूरोपैथी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और ये बीमारी उनको हो जाती है जिनके बहुत लंबा समय हो गया है डायबिटीज का डिजीज का। तो आपने देखा होगा सेंसरी और मोटर, 2 न्यूरॉन आपको देखने को मिलते हैं, तो दोनों में ही आपको डिजीज देखने को मिल जाती है ये। अब इसमें आपका तीसरा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो भी पूरा का पूरा इफेक्ट होता है, और इसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका पैरेलल न्यूरोपैथी भी आपको देखने को मिलता है। पैरेलल न्यूरोपैथी एक्चुअली में उसमें आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो कि आपका है पेन, और आपके पैरों में पेन, फीट में पेन, लेग में पेन और आर्म में पेन, इस तरीके से पेन देखने को मिलेगा। एक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में आपके कुछ जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है एक्चुअली में उसमें इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि आपका डाइजेशन जो कि आप खुद कंट्रोल नहीं करते, और आपका बाउल, ब्लैडर और फंक्शन, ये सेक्सुअल रिस्पॉन्स, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ये ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में देखने को मिलेगी। और ऑटोनोमिक और साथ में ही आपके कुछ कुछ आपका, आपने सुना होगा एक हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया होता है आपका ब्लड शुगर की कमी, तो ये भी आपको देखने को मिलती है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका सेरेब्रल पल्सी अफेक्ट नर्वस सिस्टम, नर्व्स इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सेरेब्रल पल्सी में आपके कौन से पार्ट में इफेक्ट हो जाता है, तो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा दैट इज योर ब्रेन। सेरेब्रल पल्सी आपका होता क्या है, सेरेब्रल पल्सी आपको बच्चों में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और शुरू में आपको देखने को मिलेगा। सेरेब्रल पल्सी आपके बहुत सारे, अगर देखा जाए तो फाइन मोटर स्किल्स, अब 2 टाइप के आपके मोटर स्किल्स होते हैं या मोटर टास्क होते हैं। एक होता है आपका ग्रोस मोटर, जो कि आपके चलना फिरना, वॉक करना, जंपिंग, जितने भी मेजर मसल्स इन्वॉल्व होती है वो ग्रोस
मोटर स्किल्स में इन्वॉल्व होती है। वहीं पे फाइन मोटर टास्क होते हैं वो जिसमें आपके लिटिल फिंगर्स, छोटे छोटे फिंगर्स और छोटे, जैसे कि आपका किसी भी कैंची को यूज, सीजर को यूज करना, या फिर आपका गिटार बजाना, या फिर और कोई आपका राइटिंग करना, ठीक है, इस तरीके से जो कि वो आपके मूवमेंट्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ज्यादातर आपके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनको अफेक्ट करता है। सेरेब्रल पल्सी में एक इंसान की मसल्स भी अच्छे से काम नहीं करती है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक डिजीज दैट कॉज नर्व्स इन द ब्रेन टू वेस्ट अवे एंड डाई। तो कौन सी ऐसी जेनेटिक डिजीज है? क्या वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है? क्या वो पोलियो है? क्या वो आपका और अलग बीमारी है जिसको आपका एंसेफेलाइटिस बोलते हैं? क्या वो आपका हंटिंगटन्स डिजीज है? तो आपने सुना नहीं होगा शायद हंटिंगटन डिजीज के बारे में कभी भी। सो राइट आंसर इज हंटिंगटन डिजीज। ये आपका जेनेटिक डिजीज है जो कि आपके आपके दादा से फिर बच्चों, पोतों में, फिर बच्चों में, मतलब इस तरीके से आपका जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। तो हंटिंगटन डिजीज को एचडी डिजीज शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जेनेटिकली ये आपकी प्रोग्राम डीजनरेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स है, ब्रेन न्यूरॉन्स के आपके, और ये बहुत ज्यादा मतलब कि एक तरीके से आपके जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। तो ये आपकी डिजीज है एक्चुअली में, जो कि आपके ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंप्लीट कोर्स हमारा ले सकते हैं। आप अगर राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी फाउंडेशन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। यूपीटीजीटी का भी आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, पोस्ट आ गई है, केवीएस की भी आने वाली है। तो हमसे जुड़ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं 9910840949। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी दे सकते हैं। उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना, और अगली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।